सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच जेपीसी सीडीपीओ का जैसा कि एग्जामिनेशन भी आप लोग को नोटिफाई कर दिया गया है। 10 जून से आप लोग के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं। सो उसी को देखते हुए लगातार बैक टू बैक आप लोग को इस जेसीसी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के तरफ से पेपर 1 का यदि हम लोग क्लासेस की बात करते हैं तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, इस प्रकार ऑलरेडी 4 टॉपिक आप लोग का कंप्लीट मैराथन सेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। और उसी क्लासेस को कंटिन्यू आगे गति प्रदान करते हुए आज के इस सेशन के माध्यम से जो 5th क्लास आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग पेपर 2 के अंतर्गत जो विज्ञान सेक्शन है, साइंस वाला सेक्शन, तो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने इस मैराथन सेशन के तरफ से प्रयास कवर अप करने का प्रयास किया है। सो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पेपर 1 के तहत जो आप लोग का झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कला एवं संस्कृति, तो उसका भी वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी चलिए आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग जो पेपर 2 का विज्ञान साइंस वाला सेक्शन है वो हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे इस सेशन के माध्यम से। और जैसे ही झारखंड का आप लोगों का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देन आफ्टर जो पेपर 2 का स्टेट, चाहे हम लोग बात करते हैं राज्य का, देश का एवं विश्व का, इससे रिलेटेड जो आप लोग का समसामयिकी घटना यानी कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इसे भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बाकी चलिए फिलहाल आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? थियोफ्रेटस को। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जो जनक है वो है लेवेजियर। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो नियम का विसरण का प्रतिपादन ये ग्राहम के द्वारा किया गया। E=mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? E=mc², ये समीकरण किसकी देन है? तो यह समीकरण आइंस्टीन की देन है। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इस विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो उच्चारण है वो सबसे पहले मेंडल के द्वारा किया गया। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग ये किया गया जोहानसन के द्वारा। जीन कहाँ अवस्थित होता है? जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो जीन ये आप लोग के गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का जो रंग लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है, स्प्लीन में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त के कितने प्रतिशत भाग पर प्लाज्मा होता है? यहाँ पे यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान वो भी प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है?
ब्लड बैंक पर रक्त सुरक्षित रखने के लिए कितना डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को शुद्ध फॉर्म में रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप का नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में जो बनने वाली पत्थरी होती है ये किसकी बनी होती है? तो पत्थरी की यदि हम लोग बात करते हैं ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान की यदि हम लोग बात करते हैं जिक्र, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका अध्ययन है वो सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। पित्त क्या है? पित्त क्या होता है? तो पित्त की यदि हम लोग बात करते हैं, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो विटामिन ए सुरक्षित रहता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी खोज इवान विस्की के द्वारा की गई है। जीवाणु की खोज किसने की थी? और जीवाणु की जो खोज है वो लिवेन हॉक के द्वारा किया गया। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष ये आप लोग दूरी का मात्रक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसिक। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से प्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। कौन वंशानुगत रोग है? इनमें से कौन सा रोग है जो कि वो वंशानुगत रोग है? वर्णअंता और हीमोफीलिया, यानी कि बोथ, ये दोनों यहाँ पे आप लोग के वंशानुगत बीमारियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ये छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मनुष्य में यदि हम लोग पाचन प्रारंभ की बात करते हैं तो ये प्रारंभ आप लोग का मुख से ही हो जाता है। हड्डियाँ और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व की बात करते हैं तो वो आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस, यानी कि दोनों। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन, तो जीवन रक्षक हार्मोन की बात करते हैं वो है एड्रिनल। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग पीला होने का जो मुख्य कारण है वो रंजक कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल पर्णहरित में। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला जो पौधा था वो था मटर के पौधे। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो वह है पत्ती। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में 20 होती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग बात करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है सर्वाधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो दलहन के जड़ में जो पाए जाने वाला जीवाणु होता है वो होता है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे द्वारा जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है? जल तथा खनिज लवण, तो जल तथा खनिज लवण ये आप लोग का जाइलम के द्वारा होता है। और भोज्य पदार्थ का यदि हम लोग बात करते हैं खाद्य पदार्थ,
तो पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहलाता है? आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज है वो डी डुबे के द्वारा की गई थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो जो प्रोटीन का फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल बक के द्वारा डीएनए का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण ये हरगोविंद खुराना जी के द्वारा किया गया। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग ये इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, मधुमेह नामक रोग। इंसुलिन शरीर में कहाँ पे बनता है? तो इंसुलिन जो शरीर में बनता है वो किस स्थान पर होता है? तो अग्नाशय में। कहाँ पे? इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से स्राव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में अनुपस्थित जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी, जो कि दूध में नहीं पाया जाता। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जन होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापमान यदि हम लोग बात करते हैं केल्विन में तो 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। यही यदि हम लोग बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव का समान तापमान होता है शरीर का। मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 31 जोड़ी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की जो खोज है वो वाल्डेयर के द्वारा की गई है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो है न्यूरॉन और डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है डीएनए। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो टमाटर का खाने का जो भाग है वो है फल भित्ति कहलाता है। पपीता का खाने योग्य भाग ये क्या कहलाता है? तो पपीता का जिस भाग को हम लोग खाते हैं उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है पपीता का खाने वाला भाग। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। टमाटर का जो लाल रंग वो लाइकोपीन के कारण होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाया जाने वाला जो शर्करा है वो है लैक्टोज। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे याद रखिएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक, आयतन कम। जब 0 से 10 डिग्री के बीच में जाते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले घटता है कि बढ़ता है? जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाते हैं तो आयतन पहले घटता है बढ़ता है? तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं यहाँ पे। तो इस कन्फ्यूज़न को चलिए हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट दूर करने का ही प्रयास करेंगे। तो इसे भी आप लोग को ट्रिकी बेस यहाँ पे याद करवाने का यहाँ पे ये काम किया जा रहा है, जिस कारण से आप लोग इस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकें। ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा ट्रिक बता दिया जाए कि अभी इंस्टेंट समय में तो आप लोग याद हो जाएगा और आप लोग याद हो जाएगा, बट जब एग्ज़ाम समय होगा उस समय
आप लोग भूल जाइएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार से याद कराएँ कि ये आप लोग का लंबे समय तक आप लोग इसे याद रख सकें। सबसे पहले घनत्व की यदि हम लोग बात करते हैं, घनत्व, तो घनत्व आखिरकार हम लोग लिखते कैसे हैं? घनत्व की बात करते हैं, इस प्रकार हम लोग घा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग घनत्व का जो ऊपर है इस चीज़ को देखना है। घनत्व, इसका जो ग्राफ है ये कैसे बना हुआ है? ग्राफ ऐसे बना हुआ है। और ठीक उसी प्रकार हम लोग जब आयतन लिखते हैं, ये हो गया हमारा आयतन। तो आयतन का आप लोग को ये नीचे वाला भाग देखना है, ये हमारा हो गया आयतन। तो आयतन का ग्राफ कैसे बना हुआ है? ऐसे। अब डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आप लोग को पुट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आप लोग को चलना है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आप लोग को 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस भी आप लोग यहाँ पे नीचे ही लिखिए। ये हो गया आप लोग का, ये मान लीजिए लाइन है, यहाँ पे है आप लोग का 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये लाइन में ग्राफ हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। तो घनत्व देखिए, घनत्व इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका आप लोग ये ग्राफ लीजिएगा। आयतन ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आयतन का आप लोग इस ग्राफ को लेने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, जब घनत्व की यदि हम लोग बात करते हैं, डेंसिटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो 0 से 10 डिग्री के बीच में जाते हैं। तो देखिए 0, सबसे पहले आयतन जो घनत्व है वो बढ़ता है। सबसे पहले घनत्व वो बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घनत्व घटने का काम करता है जब 4 डिग्री से हम लोग बढ़ते हैं। बट वहीं आयतन में यदि हम लोग बात करते हैं, तो आयतन में देखिए, सबसे पहले आयतन जब 0 से 4 डिग्री के बीच में जाते हैं, तो आयतन में धीरे धीरे कमी होती है। जब 4 से 10 डिग्री के बीच में जाते हैं, तो उसके आयतन में धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग को वृद्धि देखने को मिलता है। और इस प्रकार 4 डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो आयतन सबसे न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पे घनत्व की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। तो आई होप सो कि आप लोग, इससे भी आसान हो जाएगा आप लोग का इंग्लिश लेटर भी याद रखिए। आयतन का क्या हो जाता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि भी, जो आयतन है उसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। और डेंसिटी का क्या हो जाएगा? ये हमारा डी। जब वॉल्यूम, ये ग्राफ इसका इस तरफ बन ही चुका है, तो ये इस डी को फिर हम लोग, इसको हम लोग ऐसे रिटर्न, ऐसे हम लोग को मूव कर देना है, यानी कि ये हो गया आप लोग का डेंसिटी यानी कि घनत्व का। और वॉल्यूम यानी कि इस तरह वॉल्यूम भी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आयतन सबसे कम होगा, धीरे धीरे आयतन कमी होगा, फिर वृद्धि हो गया। तो ये हमारा आयतन का ग्राफ हो गया। तो इसी के जस्ट अपोजिट हमारा आ जाता है डेंसिटी का ग्राफ। आपको जिस तरीक़ा से याद करना बेटर लगता है उस तरीके से आप लोग याद कर लिए, लेकिन हाँ, मकसद याद करने का रखिए। अगला प्रश्न है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो वेधन क्षमता है जो कि वो सर्वाधिक गामा किरण में होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे कम ये आप लोग का बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो अधिकतम होती है वो निर्वात में होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश ये काला दिखाई देने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो समुद्र का रंग जो नीला है वो भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे का टिमटिमाने का जो मुख्य कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? तो जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। तेल में दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो जो लालटेन होता है उसमें जो मोमबत्ती होती है, बत्ती, कपड़े की बत्ती, तो उसमें जो तेल ऊपर चढ़ने का प्रोसेस है वो किसके कारण होता है? तो वो कैपिलरिटी ट्यूब, किसी तत्व के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? इनमें से जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति एसिड की होती है, यानी कि अम्लीय। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आप लोग का न्यूट्रल, मीन्स कहने का तात्पर्य है इसकी प्रकृति उदासीन होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है?
तो नाभिकीय विखंडन की यदि हम लोग बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है, धातु की यदि हम लोग बात करते हैं तो पारा, अधातु की यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन नहीं है? इनमें से कौन है जो कि वो अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कौन सा है जो कि वो अदिश राशि नहीं है, तो संवेग जो मोमेंटम है, मोमेंटम यहाँ पे अदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन है जो कि वो सदिश राशि नहीं है? तो ऊर्जा, एनर्जी है वो सदिश राशि नहीं है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ठोस CO2 है जो कि वो शुष्क बर्फ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो प्रोटॉन की खोज है ये गॉड ऑस्टिन के द्वारा की गई, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। बहुत सारे यहाँ पे हमारे अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि ये इतने नॉर्मल प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग याद कीजिएगा, गौर कीजिएगा, और ये चीज़ आप लोग एग्ज़ाम में, इससे पहले एग्जामिनेशन में यदि आप लोग बैठे भी होंगे उस दौरान भी आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर गौर किया होगा कि जो थोड़े मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न होते हैं उसे तो हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं तैयारी के दौरान, और वो आसानी से हमारा प्रश्न बन जाता है। बट बात आ जाती है आसान प्रश्न की, हम लोग जब अपने नोट्स को या पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो उस दौरान भी सिर्फ थोड़ा सा नज़र जाता है प्रश्न का एक वर्ड पर, अरे ये प्रश्न, अरे ये तो हम लोगों को मालूम ही है, और जैसा वैसा ही प्रश्न हमारे मन में जैसे ही क्लिक करता है, अरे ये प्रश्न, इसका आंसर तो हम लोग को मालूम ही है। बस वहीं से उस प्रश्न को पूरा बिना पढ़े हुए उसको छोड़ के हम लोग स्किप करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन वही आसान प्रश्न जब एग्जामिनेशन हॉल में पूछ जाता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब चारों ऑप्शन को इस प्रकार से दिया ही जाता है, चारों ऑप्शन को इस प्रकार सेटअप किया जाता है कि असमंजस वहाँ पे दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि ये आंसर था कि ये आंसर था। और अधिकांश केस में देखिएगा तो जो आसान प्रश्न है उसी में ही गलती करके आ जाते हैं। जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, चलिए उस वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी कई बार कर चुके हैं, तो वो तो हमारा प्रश्न देखिएगा कई दफ़ा कि न्यूमेरिकल हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन फार्मूला 2-4 को याद किए हुए रहते हैं, तो उससे भी एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन आ जाता है, जो भी फार्मूला हम लोग को याद रहता है, तो उतना डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है वो बन जाता है। देखिए, आपको मैं किसी पर्दे में नहीं रखना चाहता। प्रश्न है जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये जो प्रश्न आप लोग के यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो जो आसान प्रश्न जो हम लोग बहुत ही, जब से हम लोग पुस्तक किसी भी सेक्शन में पढ़ते हैं, तो NCERT हो चाहे जहाँ पे भी हो, ये प्रश्न हाईलाइट प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में देखते होंगे। तो जो इजी लेवल के प्रश्न हैं उसके लिए आप लोग नो डाउट नो फिक्र रहिए। जितने भी मैराथन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो कर लीजिए। आप लोग का जो नॉर्मल आसान प्रश्न है वो सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, इजी और मॉडरेट वे वाला प्रश्न। बट रह गई बात प्रश्न डिफ़िकल्ट लेवल की, तो डिफ़िकल्ट के लिए आपके जो भी अपने सोर्स होंगे, जहाँ से आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, जो आप लोगों के पास पुस्तक होंगी, तो डिफ़िकल्ट प्रश्न के लिए आप उन पुस्तक को रिविज़न कीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो आप लोग की इजी और मॉडरेट लेवल के ही प्रश्न इन मैराथन सेशन के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं भी, देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो है आप लोग का सिलेक्शन। और ये मैं कतई नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इन मैराथन सेशन को अटेंड कर लीजिएगा तो आपके सारे प्रश्न इन्हीं मैराथन से देखने को मिलेंगे। मैं इस प्रकार का झूठी उम्मीद दिलासा आप लोग को नहीं दिला सकता। तो हो सके नहीं, बल्कि वो चीज़ करना ही है। आप लोग का जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, नोट्स है, चाहे जो भी पुस्तक है, अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप लोग पढ़िए। साथ ही साथ यहाँ से भी आप लोग पढ़ने का, यानी कि जितना सोर्स आप लोग के पास अवेलेबल है उस चीज़ को, क्योंकि कोई ना कोई हर एक चीज़ आप लोग को कुछ अलग सीख दे कर के जाती है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जहाँ पे आप लोग जिस कोर्सेज़ में ज्वाइन होंगे वो चीज़ वहाँ पे आप लोग को नहीं दिया गया होगा। हो सकता है कि जो चीज़ आप लोग को वहाँ दिया गया होगा वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को नहीं मिल रहा है। तो यही होता है, हर एक जगह आप लोग को पूरा 100% नहीं मिल सकता। उसके लिए आप लोग को खुद से भी ज़रा सा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। बाकी चलिए बातें तो काफ़ी हो गई, प्रश्नों की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज ये किसके द्वारा की गई थी?
ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होती हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या चीज़ उपस्थित होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन है जो कि वो चारों तरफ उसका राउंड चक्कर लगाते रहता है, मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस कहलाता है, नोबेल गैस। तो इनमें से नोबेल गैस की बात करते हैं तो हीलियम है जो कि वो नोबेल गैस है। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु, तो जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। सबसे भारी धातु, और सबसे भारी धातु है वह है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु क्या चीज़ है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो कठोर पदार्थ है आप लोग का हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो जो सबसे कठोर पदार्थ है वह है हीरा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु, तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ धातु है वह है स्टील। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो जो हंसाने वाली गैस होती है वो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O यानी कि डिटूरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत की यदि हम लोग मात्रा की बात करते हैं तो 75% होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो पारा का जो मुख्य अयस्क है वो है सिनेबार। बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो कैडमियम का प्रयोग होता है। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? तो ध्वनि तरंगे की बात करते हैं। ध्वनि तरंगे लंबवत दिशा में। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता? मनुष्य कौन सा तरंग है जो कि वो नहीं सुन सकता? तो प्राश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता मनुष्य। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट जो दर्शन की न्यूनतम दूरी बात करते हैं वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? तो गोबर गैस से प्राप्त होने वाली जो गैस है वह गैस है मीथेन गैस। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस का जो महत्वपूर्ण घटक है वह भी है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप है वह है पिटवा लोहा। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो जो बेवकूफ़ों का सोना है वो पायराइट्स को कहा जाता है। किसे? पायराइट्स को। LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो LPG के गंध को पहचानने के लिए मिथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो सबसे हल्का तत्व है वह है हाइड्रोजन। लोह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो लोह की मात्रा सर्वाधिक वो आप लोग का हरे पत्तेदारी सब्जियों में होती है। किसमें? हरे पत्तेदार सब्जियों में। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा की बात करते हैं तो ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम गैस का। किसका? अमोनिया गैस का। आश्रु गैस कहलाता है। तो आश्रु गैस किसे कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन को आश्रु गैस के नाम से जाना जाता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है?
थर्मोस्टेट के द्वारा। अंडे का आवरण किसका बना होता है? जो अंडे का जो आवरण होता है ये किसका बना होता है? तो अंडे का जो आवरण है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य संगठन क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य संघटक है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो सिगरेट लाइटर से जो गैस निकलती है वह गैस है ब्यूटेन। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा की बात करते हैं ये SO2 और NO2 के कारण होती है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा क्या है? तो मानव द्वारा जो पहला संश्लेषित जो रेशा है वो रेशा है नायलॉन। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जीवाश्मों का जो उम्र है वो रेडियम कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? पुरानी चट्टानों का जो आयु का आकलन है ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या चीज़ है? तो शहद का जो मुख्य घटक है वो है फ्रुक्टोज। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जल में विलय विटामिन है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन BC है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इनमें से विटामिन A, E, K यानी कि उपरोक्त तीनों। इसके अलावा इन तीनों के अलावा विटामिन D भी आप लोग को वसा में घुलनशील विटामिन है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का जो मुख्य रीजन है वो है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो वो कौन सा ग्रंथि है जिसके लुप्त हो जाने से कारण मनुष्य में बुढ़ापा देखने को मिलता है? वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? तो जो यौगिक है वो है सेल्यूलोज यौगिक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? तो जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो प्रयोगशाला में जो पहला संश्लेषित जो रेशा है वो है यूरिया। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया जो अधिकतम मात्रा में यदि हम लोग बात करते हैं, यूरिया ये अधिकतम मात्रा में आप लोग का मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में जो यूरिया है ये किस अंग में बनता है? तो शरीर में जो यूरिया है वो यकृत अंग में बनता है। दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? तो दूध का जो पाश्चुरीकृत है ये कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? इसका जो पाश्चुरीकृत है वो आप लोग का 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन का जो पचाने वाला एंजाइम है वो एंजाइम है पेप्सिन। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो जो अंडाणु का निषेचन है वो गर्भाशय नलिका में होता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन में NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का चाल है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? जो दिया सलाया होता है, माचिस होता है, उसमें कौन सी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण और DDT यानी कि उपरोक्त में से दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मेरुदंड। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स की हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करती हैं? तो पास्कल के नियम पर आधारित ये काम करती हैं। सोने को किसमें घोला जा सकता है? सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल यानी जिसे हम लोग इसके मिश्रण को एक्वा रेजिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो कुनैन की दवा है, जो कि मलेरिया की दवा है, कुनैन की दवा, ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन तथा जो हेरोइन है ये आप लोग का अफीम से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जो तारपीन का तेल है ये आप लोग का
चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में यदि हम लोग बात करते हैं उत्तेजित जो पदार्थ है वो थीन, जो कि चाय में। कॉफ़ी में क्या चीज़ पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है, तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है वो है केसिन प्रोटीन। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 1 ग्राम वसा से कितना ऊष्मा है जो कि वो उत्पन्न होता है? 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है। जो भूमि पर पाए जाने वाला जो पौधा है वो ब्रायोफाइट्स कहलाता है। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है। मरुस्थल पर उगने वाला जो पौधा है उसे हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला जो पौधा है इसे हम लोग लिथोफाइट्स कहते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? तो गोबर पर उगने वाला जो कवक है उसे हम लोग क्रोपोफिल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो जो संसार का सबसे बड़ा बीजांड है वो है साइकस। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो वो अक्रिय गैस है रेडॉन। कौन सा अक्रिय गैस है? रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, तो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है वो अक्रिय गैस है रेडॉन, बट सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है नोबेल गैस, जिसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, वो गैस है ऑर्गन गैस। वायुमंडलीय दाब किसकी मापी जाती है? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक होता है? तो वायु दाब मापी में जो पारे का स्तंभ का धीरे धीरे नीचे स्तर गिरता है वो सूचक होता है वर्षा होने की संभावना का। जब अचानक गिर जाता है तो वो आंधी तूफान का संकेत होता है। जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने का संकेत दिखाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। जब हम लोग दो बर्फ़ को आपस में जब हम लोग इसे इधर से हम लोग और इधर से फोर्स लगाते हैं तो जब ये हम लोग का यहाँ पे आपस में टच हो जाता है तो ये प्रेशर दाब बढ़ने से जो गलनांक है वो घटता है और वो तुरंत पिघल जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका सूचक होता है? तो देखिए, जब धीरे धीरे ऊपर सूचक चलता है पारे का तो ये मौसम साफ होने का संकेत होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? घड़ी जो भरी हुई ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है जो कि वहाँ पे संचित रहती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1.6। जी का मान कम कहाँ पर होता है? जी का मान कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान है वो 0 होता है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव होता है? प्रभाव ये देखने को मिलता है कि वो बढ़ता है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए, तो सूर्य के लिए जो प्लायन वेग है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो चंद्रमा के लिए जो प्लायन वेग है इसके वेलोसिटी वो है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक किसका बना होता है? तड़ित चालक किसका बना होता है? तो तड़ित चालक ये आप लोग का किसका बना होता है? तांबा का तड़ित चालक बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का कैथोड, तो शुष्क सेल का जो कैथोड है वो आप लोग का जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो एनोड है वो कार्बन का बना होता है। गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना किसका अयस्क है?
तो गैलेना ये आप लोग का सीसा का अयस्क है। सीसा मीन्स लेड, यानी कि जिसे हम लोग पीबी से सूचित करते हैं। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल किस अम्ल का प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक बना होता है। अस्थायी चुंबक किसके बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक अस्थायी इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है। तो विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है? विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलने का काम करता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो जो ट्रांसफार्मर का कोर है ये नर्म लोहे का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो जो फ्यूज का तार है ये सीसा और टीन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए होता है? तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक, तो घरेलू फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधनों के रूप में किसका प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयुक्त होता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के प्रयुक्त में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कौन सा? टैक्सोल। तो टैक्सोल ये दवा आप लोग का यू नामक वृक्ष में पाया जाता है। अगला प्रश्न है एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? एलिसा टेस्ट ये आप लोग का HIV/AIDS के लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान वो 7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का है वो 8.4 होता है, और ये जो 7.4 है ये रक्त का और आंसू का 7.4 होता है। अगला प्रश्न है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किसके प्राप्त होता है? तो द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व ये हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तड़ित चालक किसका बना होता है? तड़ित चालक किसका बना होता है? तो तड़ित चालक है ये आप लोग का तांबा का बना होता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? देखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है कार्बन का अपरूप कौन है? तो यहाँ पे कार्बन के अपरूप की बात करते हैं हीरा और ग्रेफाइट, यानी कि ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? जो पेंसिल का शीशा है ये किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? कपूर को शुद्ध करने का उपाय, तो कपूर को शुद्ध करने का जो उपाय है वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो वो सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? जो तांबा का निष्कर्षण है वो कॉपर पायराइट से होता है। RDX का पूरा नाम क्या है? RDX का पूरा नाम, तो RDX का जो पूरा नाम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। DDT किससे बना जाता है? तो DDT किससे बनाया जाता है? DDT की यदि हम लोग बात करते हैं ये किसके द्वारा बनाया जाता है? DDT ये आप लोग का क्लोरल के द्वारा बनाया जाता है। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या चीज़ है? तो जो डायनामाइट है इसका जो प्रमुख अयस्क है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल की बात करते हैं तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है?
तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल ये आप लोग का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो है कच्चा तेल। वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के दौरान ऑक्सीजन और एसिटिलीन इन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करती हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करती हैं? हीलियम और ऑक्सीजन, यानी कि इन दोनों का प्रयोग गोताखोर के द्वारा सांस लेने में किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया? तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनी वो नीला व्हेल है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पक्षियों का जो अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो ये आप लोग का कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद में ये अवस्थित है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? पुरुषों का जो नसबंदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी वैसे अस्टोमी के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? स्त्रियों की जो नसबंदी है जिसे हम लोग ट्यूबोरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। एटीपी का निर्माण मुख्य घटक क्या है? तो एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? एटीपी के निर्माण का जो मुख्य घटक है वो है फ्रुक्टोज। क्या जी? फ्रुक्टोज। सॉरी, एटीपी के निर्माण का जो मुख्य घटक है वो आप लोग का ग्लूकोज है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज परिवर्तन नहीं होता है? तो घनत्व नहीं बदलता। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार, तो सोनार ये नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? हॉर्न सिल्वर ये किसका अयस्क है? तो चांदी, एजी का हॉर्न सिल्वर अयस्क है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई है वो है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये फफूंदी से प्राप्त होता है। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? सफ़ेद स्वर्ण ये प्लेटिनम को कहा जाता है। द्रव सोना कहलाता है। तो द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका? जिप्सम का। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। जिप्सम का 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी की यदि हम लोग बात करते हैं, बीज से प्राप्त किया जाता है कॉफ़ी। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ ये किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? किसका अध्ययन? ऊतकों का अध्ययन। तो जो ऊतकों का अध्ययन है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है जो कि वो है ओम। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा तत्व है? वह तत्व है सोडियम क्लोराइड। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल की यदि हम लोग बात करते हैं, आप लोग का पेट्रोल और इथेनॉल का गैसोहॉल मिश्रण है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर ये कार्य करता है।